वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग द्वितीय और तृतीय युद्ध की बात करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉल करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन की सहायता से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और साथ में जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से लेकर 82 तक चलता है और इसकी समाप्ति होती है सालबाई की संधि के तहत 1782 में। अब 1782 में जब सालबाई की संधि होती है, आंग्ल मराठा युद्ध पर विराम लगता है। उसके बाद देखिए, द्वितीय युद्ध जो है ये 1803 मतलब अप्रॉक्सीमेट 20 वर्ष के बाद स्टार्ट हुआ है ना। ये 20 वर्ष तक अंग्रेज पूरी तरह से मराठों के विरुद्ध शांत थे, मतलब उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई विशेष युद्ध नहीं किया। तो इसके पीछे का कारण क्या था, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि अंग्रेज मराठों के बहुत सगे थे, अंग्रेज किसी के भी सगे नहीं थे। वो चाहे मराठे हों, चाहे निज़ाम हो, चाहे अवध का क्षेत्र हो, किसी का मतलब पूरे भारत के लिए वो एक बहुत ही मतलब ऐसे समझिए बुरी दृष्टि रखते थे। उन्होंने मतलब 1600 से अपनी जर्नी शुरू की और पूरे भारत को कैप्चर कर लिया, पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। तो किसी के लिए भी उनके विचार सही नहीं थे, फिर भी मराठों से 20 वर्ष तक युद्ध नहीं किया। तो इसके पीछे का मुख्य कारण ये कि आंग्ल मैसूर युद्ध, आप देखिए ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सब इसी रेंज में पड़ता है, मतलब इसके पीछे के बीच के रेंज में पड़ता है। तो इस वजह से जो अंग्रेज थे उनको ये अनुमान हो चुका था कि मैसूर और मराठों दोनों को एक साथ नहीं हराया जा सकता है। अगर दोनों से एक साथ युद्ध करेंगे तो दोनों शक्तियां आपस में मिल जाएंगी, फिर उन्हें परास्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इन्होंने यहाँ पे अपने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक एक करके तोड़ने का फैसला लिया। तो ये 20 वर्ष का जो समय है बीच का, इस समय ये मैसूर से युद्ध करने में व्यस्त थे क्योंकि उन्हें मालाबार तट चाहिए था। तो यहाँ पर यही चर्चा किया गया कि 20 वर्ष तक अंग्रेज व मराठों का युद्ध नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेज मैसूर युद्ध को अधिक महत्व दे रहे थे। मतलब वो चाहते थे कि पहले मैसूर को कब्जा किया जाए, उसके बाद मैसूर जब पूरी तरीके से कब्जे में आ जाएगा फिर धीरे धीरे हम मराठे को भी कब्जा कर लेंगे। तो 20 वर्षों तक युद्ध क्यों नहीं हुआ, अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना चाहिए या डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए भी काम आएगा कि ये 20 वर्ष का जो अवधि था इसमें अंग्रेज मैसूर से युद्ध कर रहे थे। जब मैसूर को पूरी तरह से कब्जा कर लेते तब मराठों पर वापस आते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि 1782 में क्या होता है, संधि होता है सालबाई की संधि। इसके तहत चीज़ें सामान्य चल रही होती हैं। अब 1795 ईस्वी में क्या होता है, महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। मराठा शासन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने पीछे देखा था, चाहे शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाना हो, है ना, या फिर इसके अतिरिक्त और भी कोई प्रमुख फैसले हो, तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रमुख योगदान होते हैं। तो 1795 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती। अब महादजी सिंधिया की मृत्यु होती, इसके बाद चीज़ें सामान्य रूप से चलती रहती। आगे पेशवा की भी मृत्यु हो जाती। तो 1796 ईस्वी में क्या होता है, बाजीराव द्वितीय पेशवा बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, महादजी सिंधिया जो एक प्रमुख स्तंभ थे, इनकी मृत्यु हो गई, बाजीराव द्वितीय पेशवा बन जाते हैं। अब देखिए, बाजीराव द्वितीय के बारे में एक फैक्ट यहीं पर याद रखिएगा कि ये अंतिम पेशवा होते हैं। इनकी मृत्यु 1818 में होती है, लेकिन ये पेशवा के पद पर अंतिम पेशवा होते हैं और ये राघुआ के पुत्र थे। राघुआ मतलब रघुनाथ राव राघुआ, जिसे आपने देखा था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख फैक्टर यही बने थे। इसके बाद क्या होता है, देखिए चीज़ें सामान्य चलती रहती हैं। 1795 के 5 वर्ष बाद 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। अब नाना फडणवीस की मृत्यु, महादजी सिंधिया की मृत्यु, मराठा वंश की पूरी स्तंभ इन्होंने संभाल रखी थी। अब सीधी सी बात है कि यहाँ से चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। अब महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद क्या होता है, देखिए बाजीराव द्वितीय जो होते हैं ये अनैतिक शासन करना चालू कर देते हैं। तो मतलब इनके शासन में वो दम नहीं रह जाता है जो मराठाओं के
शासन में जिस दम के लिए वे जाने जाते थे। इनका शासन अनैतिक हो जाता है। अब अनैतिक होने से क्षेत्रीय शक्तियाँ क्या होती है, धीरे धीरे अलग होना प्रारंभ हो जाती है। क्षेत्रीय शक्तियों की बात किया जाए तो आपने पीछे देखा था कि मराठा किस प्रकार से एकजुट हुए थे। अगर मराठों की बात करेंगे तो जो मराठा थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मराठा अकेले थे। अगर मराठा की बात किया जाए तो आपने देखा था बड़ौदा के गायकवाड़ थे, है ना, ग्वालियर के सिंधिया थे, इसके बाद पूना के पेशवा थे, इंदौर के होलकर थे, नागपुर के भोसले थे। सब एक साथ संयुक्त रूप से मराठाओं के नाम पर जाने जाते थे। तो यहाँ से अब क्षेत्रीय शक्तियाँ सब अलग अलग होना प्रारंभ हो जाती। अब इसी में क्या होता है कि जसवंत राव होलकर पूना पर हमला कर देते। देखिए पूना, जसवंत राव होलकर, होलकर कहाँ के शासक है, होलकर जो शासक है इंदौर के, है ना, और पेशवा कहाँ के शासक है, पूना के शासक है। तो अब ये जो इंदौर के शासक है होलकर, ये अटैक कर देते हैं पूना पर, मतलब आपस में ये लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, आपस में विवाद हो जाता है, क्षेत्रीय शक्तियाँ बढ़ाने लगते हैं। तो जब ये पूना पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर कब्जा भी कर लेते हैं। अब कब्जा कर लेते हैं तो बाजीराव द्वितीय जो कि पेशवा पद पर थे, है ना, अब ये क्या करते हैं, अब भाई इनका पेशवा पद चला गया, इनको अपना भी सम्मान बचाना है। तो ये 1802 ईस्वी में क्या होते हैं, अंग्रेजों के संपर्क में आ जाते हैं। अब भाई जो भी अंग्रेजों के संपर्क में आएगा, अंग्रेज भले ही तात्कालिक लाभ आपको प्रदान करते थे, लेकिन उनका जो दूरगामी या फिर दूरदर्शी उद्देश्य होता था वो एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से इनके क्षेत्र पर कब्जा पाना है, इन्हें अपने अधीन करना है। तो बाजीराव द्वितीय जब अंग्रेजों के संपर्क में आते तो ऐसा नहीं कि अंग्रेज यहाँ पर इनके लिए कुछ अलग सोचेंगे, उनकी विचारधारा भी वही होगी जो विचारधारा उन्होंने हर क्षेत्र के लिए रखा होता है। तो अब यहाँ पर जब ये मिलते हैं अंग्रेजों से तो अंग्रेज क्या फैसला लेते हैं, देखिए आगे क्या होता है, एक संधि होती है बसीन की संधि, बसीन की संधि होती है। अब बसीन की संधि कौन कर रहा है, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। अब इस संधि में क्या होता है कि उन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर लिया। सहायक संधि आपको पहले से पता चल चुका है, सहायक संधि एक ऐसी नीति थी जिसमें अंग्रेज ये मानते थे कि हम इतने प्रमुख या इतने ताकतवर बन चुके हैं कि अब कोई भी क्षेत्र हमसे युद्ध ना करे, सीधे सीधे हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। तो इसी को सहायक संधि कहा जाता है। तो बसीन की संधि में जो मतलब पेशवा होते हैं ये सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं और सूरत का क्षेत्र अंग्रेजों को दे देते हैं। मतलब अंग्रेजों ने ले लिया या फिर उन्होंने दे दिया, बातें की है, तो सूरत का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। अब देखिए सीधी सी बात है कि अब यहाँ पे जो पेशवा है बाजीराव द्वितीय, उनसे अंग्रेजों को मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफा हो रहा है तो अंग्रेज उसी का साथ देंगे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध की। तो देखिए पीछे का पूरा परिदृश्य आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से भारत की जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी या फिर जो शक्तियाँ, मतलब जो भी एक विशेष साम्राज्य होता था, वो आपसी विवाद के कारण या स्वयं सत्ता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अब यहाँ पे जब आंग्ल मराठा युद्ध चालू होता है 1803 में, ये चलता है 1806 तक। इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं प्रमुख, देखिए इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए एकजुटता नहीं होती, जब एकजुटता नहीं होती तो भाई धीरे धीरे अंग्रेज क्या करते हैं, एक एक करके सबको हराते हैं। तो धीरे धीरे सब हारने लगते हैं। फिर यहाँ पे देखिए छोटी मोटी संधियाँ होती हैं, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, जो देखिए एक तरफ तो अंग्रेज रहेंगे ही रहेंगे, एक तरफ अंग्रेज रहेंगे, तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि कौन करता है, सिंधिया करते हैं, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। इसी तरीके से देव गांव की संधि करते हैं भोसले, मतलब भोसले जो होते हैं ये अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। भोसले नागपुर के थे। सिंधिया की बात करेंगे तो सिंधिया ये ग्वालियर के थे, है ना। इन्होंने देखिए ये ग्वालियर में कौन सी संधि होती है, सुरजी अर्जुन गांव, है ना। देव गांव की संधि मतलब भोसले की बात करेंगे तो नागपुर वाली संधि। राजपुर घाट की संधि हो जाती है होलकर के साथ, होलकर मतलब इंदौर की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब अलग अलग छोटी छोटी संधियाँ होती हैं। अब जितनी संधि होगी अंग्रेजों को उतना ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि हर संधि में अलग अलग डिमांड रखते थे। अब इलाहाबाद की संधि, मतलब जो इलाहाबाद की संधि हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद, माफ कीजिएगा द्वितीय में बोल गया, बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुआ था उसमें दो संधि हुआ था। आप देख सकते हैं प्रथम संधि जो मुगल बादशाह के साथ हुआ था उसमें अलग परिदृश्य थे, द्वितीय संधि जो अवध के साथ हुआ था उसमें अलग परिदृश्य थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब संधि हुई तो अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये युद्ध समाप्त हो गया। अब एक चीज़ समझिएगा, अंग्रेज किसी के सगे नहीं थे। जब इन्होंने संधि किया तो क्या करेंगे, अधिकाधिक शोषण करेंगे, फिर मराठाओं का वो अलग अलग तरीके से शोषण करना चालू कर देते हैं। अब ये शोषण क्या होता है कि देखिए जो गलती यहाँ पे मराठाओं ने किया था उस गलती को सुधारते हैं और फिर एकजुटता उत्पन्न करते हैं। लेकिन एकजुटता उत्पन्न करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुका है ना। काफ़ी देर कहने का मतलब है कि अंग्रेजी सत्ता इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब उसे लगभग मुश्किल है वर्तमान की परिस्थिति में हराना जो उस समय रहा था। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है, एकजुटता होती है। आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय 1717 से लेकर के 1718 बहुत ही छोटा सा युद्ध है, क्योंकि अंग्रेज काफ़ी प्रबल हो चुके हैं और मराठा शक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी है। तो ये छोटा सा युद्ध होता है। मराठाओं ने दो ओर से हमला किया, दो ओर से हमला किया मतलब उनका विचार ये था कि दो ओर से हमला करेंगे तो अंग्रेज तितर बितर होंगे और हम उनको आसानी से हरा लेंगे। अब हमला किस तरीके से होता है, अप्पा साहेब ये नागपुर से हमला करते हैं और बाजीराव द्वितीय ये पूना से हमला करते हैं। बाजीराव द्वितीय वही जो कि पेशवा है ना। फिर इसके बाद देखिए इसका परिणाम क्या होता है,
इसका परिणाम ऐसा निकल के आता है कि मराठाओं की हार होती है, हर जगह से मराठाओं की हार होती है। खिड़की का युद्ध यहाँ पर भी हारते हैं, कोरेगांव युद्ध यहाँ पर भी हारते हैं, सॉल्सेट का युद्ध यहाँ पर भी हारते हैं। मतलब कुल मिला जुला करके मराठा एकदम कमजोर हो चुके हैं, है ना। जो मराठा साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था उसका कैसे पतन हो रहा है आप देख सकते हैं, है ना। एकदम कमजोर हो जाते हैं, मराठाओं की हार होती है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं उनको एक मतलब यहाँ अवसर दिखता है, उन्होंने क्या किया, पेशवा पद को समाप्त कर दिया। पेशवा पद समाप्त करने का मतलब है कि पूरे मराठा सत्ता को उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि मराठाओं का जो प्रमुख होता था वो पेशवा हुआ करता था। अब पेशवा पद ऐसा नहीं कि एक झटके में उन्होंने समाप्त किया, उसके लिए उन्होंने परिस्थिति को देखते हुए बाजीराव द्वितीय को मतलब देखिए ऐसा बोला कि पेशवा पद तब तक चलेगा जब तक बाजीराव द्वितीय जिंदा है, मतलब बाजीराव द्वितीय के मृत्यु के बाद कोई पेशवा नहीं होगा। अब इनकी मृत्यु जब होगी उसके बाद कोई भी व्यक्ति पेशवा नहीं माना जाएगा। तो आगे की घटना क्या होती है, आगे के परिदृश्य को देखते हैं। देखिए अब इन्होंने क्या किया, 8 लाख का वार्षिक पेंशन दिया, किसको, बाजीराव द्वितीय को, और इन्हें कानपुर में एक जगह है वेठूर, वहां पर इन्हें निर्वासित कर दिया। अब देखिए सोचिए, मतलब एक व्यक्ति है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र या पूना आप समझिए, पूना से उसको उठा के आप उसे कानपुर उत्तर प्रदेश में भेज दे रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि इनका संपर्क टूट जाए अपने जनता से, और जब संपर्क टूट जाएगा तो ये सेना का निर्माण नहीं कर पाएंगे और वापस से हम पर हमला नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से इनको 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दिया जाता है, और इन्हें मतलब कानपुर वेठूर एक जगह है, वेठूर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुंडन या फिर छोटे मोटे कार्यक्रम होते, पूजा पाठ या धार्मिक जितने भी प्रबंध है ये किए जाते हैं, है ना। तो इन्हें वहाँ पे निर्वासित कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, 1818 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए आपने पीछे के स्लाइड में देखा था कि 1818 में इनकी मृत्यु होती है। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका कोई पुत्र नहीं होता, इनका दत्तक पुत्र है नाना साहब, है ना। अब नाना साहब क्या करते हैं, जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पिता की मृत्यु के पश्चात पेंशन की मांग करते हैं, मतलब कि अब भाई ये ऐसा विचार रखते हैं कि हमें भी पेंशन दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले ही ये प्रस्ताव रख दिया था कि बाजीराव द्वितीय के पश्चात कोई भी पेशवा नहीं होगा, और ये जो पेंशन दे रहे थे ये मराठों को नहीं, ये पेशवा को पेंशन दे रहे थे। अब जब पेशवा है ही नहीं तो हम पेंशन किसे प्रदान करें, है ना। तो इस वजह से इन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब अंग्रेजों ने ये अस्वीकार कर दिया तो ये बात नाना साहब के दिल में कहीं ना कहीं धंसी रह गई, और वो अंग्रेजों से बदला लेने के लिए उत्सुक रहे। अब जब अवसर आता है तो ये अंग्रेजों से बदला भी लेते हैं। अब अवसर कब आएगा, देखिए सीधी सी बात है, अब 1800 यहाँ पे देखिए 18 में मृत्यु हुई, अब ये सब चीज़ें 1819-20 के आसपास की हैं। तो इसके बाद अब जो अगला मौका मिलेगा 1857 की क्रांति जो होती वहाँ पर अवसर मिलेगा। तो इन्होंने देखिए 1857 की जब क्रांति होती तो कानपुर का नेतृत्व करते हैं नाना साहब, है ना। इसको भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बनता है। ऐसे हम लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ रखा है कि 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र का नेतृत्व कौन करता है, तो कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा है, कानपुर का नेतृत्व कर रहे हैं नाना साहब, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे मराठा पद एकदम पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। हाँ, जब मतलब मराठाओं को इन्होंने पूरी तरीके से समाप्त किया था तो शिवाजी के एक वंशज होते हैं प्रताप सिंह, है ना, उन्हें सतारा में मतलब स्थापित कर दिया। देखिए अंग्रेजों की नीति को आप समझने का प्रयास कीजिए, है ना। अंग्रेजों की नीति क्या है कि मतलब क्षेत्र को भी कब्जा कर ले रहे हैं, और जो वहाँ पर पहले प्रतापी शासक या प्रतापी राजा हुए थे उनके वंशज को ही वहाँ पर कठपुतली बनाकर राजा बनाया जा रहा है, ताकि जनता उनके प्रति विद्रोह भी ना करे। तो दोस्तों ये आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा रही। पहली क्लास में हम लोग मतलब इससे पहले की क्लास में पहला युद्ध देखा था, यहाँ पे दूसरा और तीसरा ये युद्ध हम लोगों ने पूरा डन कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, है ना। अब वीडियो को इस तरीके से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, एक कहानी सा बनता चला जाए। देखिए हिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कनेक्शन ठीक रखेंगे, टॉपिक को लिंक करेंगे तो चीज़ें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, कोई भी समस्या नहीं होगा। और दोस्तों एक निवेदन ये है कि ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं चैनल पर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, है ना। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।